अन्याय कहीं भी हो, वो हर जगह न्याय के लिए खतरा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की ये बात आज भी उतनी ही सच लगती है। जब समाज का कोई हिस्सा विकास की दौड़ में पीछे छूट जाता है, तो वहां जो अशांति पनपती है, वो पूरे देश के लिए एक चुनौती बन जाती है। नमस्कार और हमारी आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारत की सबसे बड़ी और शायद सबसे पुरानी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक, यानी माओवाद या वामपंथी उग्रवाद की गहराई में उतर रहे हैं। और हमारी ये जो आज की बातचीत है, वो इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक बहुत ही शानदार लेख पर आधारित है। तो मकसद यही है कि इस मुद्दे की जड़ों को समझें, देखें कि सरकार की नीतियां कैसे बदली और आज हम कहां खड़े हैं। ये एक ऐसा विषय है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों में बहुत मायने रखता है। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं हाल की एक बहुत बड़ी खबर से। आंध्र प्रदेश के मारेदुमिली जंगल, जो कभी एक टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता था, जी। वहां सुरक्षा बलों ने एक बड़े माओवादी कमांडर माड़वी हिडमा को एक मुठभेड़ में मार गिराया। ये सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं लगता, इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति लगती है। बिल्कुल। ये घटना एक बड़े मिशन का हिस्सा है। सरकार ने 31 मार्च 2026 की एक डेडलाइन तय की है इस समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए। अच्छा, ये विशेष केंद्रीय सहायता स्कीम ये क्या करती है? इसका सीधा सा मकसद है उन इलाकों में विकास की कमियों को तेजी से भरना जहां माओवादी एक्टिव थे। सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल, ताकि उस खालीपन को भरा जा सके। एग्जैक्टली ये सारी चीजें बनाना ताकि लोगों को लगे कि सरकार उनके साथ है और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इसेंशियली जहां से माओवादियों को हटाया जा रहा है, वहां विकास के जरिए उस खालीपन को भरा जा रहा है। ठीक है, तो ये तो भी आज की बात। लेकिन जैसा आपने कहा, स्थिति हमेशा ऐसी नहीं थी। अगर हम थोड़ा पीछे चलें, मान लीजिए 2004 में, तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। तब रेड कॉरिडोर शब्द बहुत सुनने में आता था। ये क्या था असल में? रेड कॉरिडोर एक तरह से भारत का वो हिस्सा था जिसे लेख में हार्ट ऑफ डार्कनेस कहा गया है। ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति से लेकर नेपाल बॉर्डर पर पशुपति तक एक क्रेसेंट लाइक यानी अर्धचंद्राकार इलाके में फैला था। काफी बड़ा इलाका था। मतलब आदिवासी आबादी वाले जंगल थे जहां सरकार की मौजूदगी लगभग शून्य थी, और जहां सरकार नहीं होती वहां कोई और उस खालीपन को भर देता है। यहां वो काम माओवादियों ने किया। और उस वक्त इनका सबसे बड़ा संगठन था पीपल्स वॉर ग्रुप, यानी PWG। हाँ, जिसकी स्थापना 1980 में कोंडापल्ली सीतारमैया ने की थी। उनकी विचारधारा सीधी सादी थी, जो माओ से तुंग से प्रेरित थी। क्या थी उनकी विचारधारा? कि भारत का संसदीय लोकतंत्र एक धोखा है और असली आजादी जनयुद्ध यानी पीपल्स वॉर से ही मिलेगी। वे खुद को नक्सलदाड़ी विद्रोह की विरासत का हिस्सा मानते थे। तो उनका अंतिम लक्ष्य क्या था? सिर्फ विरोध करना या कुछ और? नहीं, सिर्फ विरोध नहीं, उनका अंतिम लक्ष्य था एक कॉम्पैक्ट रेवोल्यूशनरी जोन बनाना। कॉम्पैक्ट रेवोल्यूशनरी जोन? हाँ, यानी एक ऐसा आजाद इलाका जिसे वो अपने कंट्रोल में लेकर पूरे देश में सत्ता बदलने के लिए एक लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल कर सके। ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान था। तो एक तरफ एक संगठन देश को तोड़ने का प्लान बना रहा था, और दूसरी तरफ सरकारें क्या कर रही थी? लेख के हिसाब से, खासकर आंध्र प्रदेश में, सरकार की अपनी कोई क्लियर पॉलिसी ही नहीं थी। ये तो आंख से खेलने जैसा था। बिल्कुल, और ये उस वक्त की सबसे बड़ी समस्या थी। राज्य सरकारों में एक अजीब सी कंफ्यूजन थी। कभी वो फुल स्केल ऑपरेशन लॉन्च करते, तो कभी अचानक सब रोककर बातचीत करने लगते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2004 में दिखा। उस वक्त के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर PWG ने एक जानलेवा हमला किया था। हाँ, मुझे याद है। वो बाल बाल बचे थे उस हमले में। और उस हमले के कुछ ही महीनों बाद राज्य में चुनाव हुए, सरकार बदली, और नए मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी ने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने ग्रे हाउंड्स के ऑपरेशन रोक दिए और माओवादियों को बातचीत के लिए बुला लिया। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं है? एक तरफ मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमला होता है और कुछ ही महीने बाद नई सरकार उसी संगठन से बातचीत करने बैठ जाती है। ये पॉलिटिकल कंपल्शन था या उन्हें वाकई लगता था कि बातचीत से हल निकल आएगा? मुझे लगता है दोनों का मिक्सचर था। एक तो ये उनका चुनावी वादा था, दूसरा उनका मानना था कि ये कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं बल्कि एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। अच्छा। उन्हें लगा कि बातचीत से शायद कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। उस समय क्रांतिकारी कवि वरवर राव ने एक दिलचस्प बात कही थी जो लेख में भी है। उन्होंने कहा कि PWG सत्ता का तत्काल हस्तांतरण नहीं मांग रहा है,
शायद इसी बयान ने सरकार को एक उम्मीद दी कि इनसे बात की जा सकती है। तो फिर इस बातचीत का नतीजा क्या हुआ? क्या शांति स्थापित हुई? नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। उस वक्त के पुलिस अधिकारियों और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सरकार को चेतावनी दी होगी जरूर कि माओवादी इस शांति वार्ता का इस्तेमाल सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने, नए लड़ाके भर्ती करने और हथियार जमा करने के लिए करेंगे। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और हुआ भी ठीक यही। अच्छा। सितंबर 2004 में इसी शांति वार्ता के दौरान पीडब्ल्यूजी ने एक और बड़े माओवादी गुट एमसीसीआई के साथ विलय कर लिया और सीपीआई माओवादी का जन्म हुआ। ये संगठन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, मजबूत और खतरनाक था। मतलब सरकार की बातचीत की पहल पूरी तरह उल्टी पड़ गई। बुरी तरह से। और ये सिर्फ राज्य की गलती नहीं थी, ये दिल्ली और राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन की भयानक कमी को भी दिखाता है। सोचिए, एक घर में आग लगी है और एक आदमी कह रहा है पानी डालो, जबकि दूसरा कह रहा है नहीं, पहले आग लगाने वाले से बात करो। नतीजा क्या होगा? आग और फैलेगी। जमीन पर बिल्कुल यही हो रहा था। मतलब केंद्र और राज्य एकमत नहीं थे? बिल्कुल नहीं। गृह मंत्रालय राज्यों को कह रहा था कि माओवादियों से बात मत करो, जबकि केंद्र सरकार के दूसरे हिस्से राज्यों को बातचीत के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इसे बस एक लोकल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह देखा जा रहा था। इस पूरे कंफ्यूजन का सबसे बुरा असर तो जाहिर है जमीन पर लड़ रहे पुलिस वालों पर पड़ा होगा। लेख में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी है कि उन दिनों माओवादी इलाकों में पोस्टिंग को एक सजा माना जाता था। बिल्कुल। सोचिए एक पुलिस वाले के बारे में जिसे बिना किसी तैयारी, बिना सही हथियारों और बिना किसी साफ निर्देश के ऐसे जंगल में भेज दिया जाता है जहां दुश्मन को हर पेड़, हर पहाड़ी की जानकारी है। सही बात है। उनके पास ना अच्छी सड़कें थीं, ना मोबाइल नेटवर्क, संसाधनों की भारी कमी थी। लेकिन उन मुश्किल हालातों में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और नए नए तरीके खोजे। जैसे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने देखा कि उनके इलाके में 14 माओवादी आर्म्ड स्क्वाड्स हैं। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने उनका मुकाबला करने के लिए अपनी C-60 कमांडो फोर्स की 14 यूनिट्स बना दी, हर दस्ते के लिए एक यूनिट। अच्छा, ये तो काफी स्मार्ट स्ट्रेटजी थी। तो उस समय इन पुलिस अधिकारियों की मांग क्या थी? क्या वो चाहते थे कि उनकी मदद के लिए सीआरपीएफ या सेना को भेजा जाए? नहीं, और यही सबसे दिलचस्प बात है। उनकी पहली मांग केंद्रीय बल नहीं थे, वो और ज्यादा पुलिस स्टेशंस यानी थाने मांग रहे थे। थाने? वो क्यों? उनका तर्क बहुत सीधा था। वो मानते थे कि अगर अंदरूनी इलाकों में ज्यादा थाने होंगे तो पुलिस की मौजूदगी बढ़ेगी। इससे स्थानीय लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ेगा और वो खुफिया जानकारी देने में डरेंगे नहीं। साथ ही अगर थानों में स्थानीय बोली जानने वाले लोगों की भर्ती होगी तो इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत आसान हो जाएगी। वो समस्या का एक लोकल समाधान चाहते थे, बाहर से लाई गई फोर्स पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। तो कुल मिलाकर जमीनी स्तर पर ज्यादा कुछ नहीं बदला। बातचीत फेल हो गई, नीतियां कंफ्यूज्ड थीं और माओवादी लगातार मजबूत होते जा रहे थे। जाहिर है हिंसा का बढ़ना तो तय था। हाँ, और हालात इतने बिगड़ गए कि अप्रैल 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहना पड़ा कि माओवाद भारत के सामने अब तक की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती है। ये बहुत बड़ा बयान था। जी, ये एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या की गंभीरता को स्वीकार करना था। इसके बाद तो बड़े हमलों का एक सिलसिला ही शुरू हो गया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। कुछ घटनाएं ऐसी थीं जो टर्निंग पॉइंट साबित हुईं, जिन्होंने सरकार को अपनी पूरी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। जैसे? पहला बड़ा कदम जून 2009 में आया जब केंद्र ने यूएपीए के तहत सीपीआई माओवादी पर बैन लगा दिया। यूएपीए, ये गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, राइट? इस बैन का क्या मतलब था? ये एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि यूएपीए एक बहुत सख्त एंटी टेरर कानून है। इसे लागू करने का मतलब था कि सरकार अब इसे सिर्फ एक विद्रोह नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक आतंकी खतरे के तौर पर देख रही थी। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। लेकिन जमीन पर हिंसा रुकी नहीं, बल्कि और बढ़ गई। बैन लगने के एक साल से भी कम समय में अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के ताड़मिटला में सीआरपीएफ के काफिले पर अब तक का सबसे घातक हमला हुआ। ताड़मिटला, जिसमें 76 जवान शहीद हुए। 76? जी, इस एक घटना ने पूरे देश को बता दिया कि ये खतरा कितना बड़ा हो चुका है। और फिर मई 2013 में झीरम घाटी हमला, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लगभग पूरी लीडरशिप मारी गई।
2013 तक माओवाद से प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 126 तक पहुंच चुकी थी। 126। तो फिर ये ड्रामेटिक बदलाव आया कैसे? 126 प्रभावित जिलों से घटकर आज सरकार का दावा है कि ये सिर्फ 11 रह गए हैं। जी, ये तो एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है। आखिर क्या बदला? इसका श्रेय एक नई और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी को जाता है, जिसकी नींव यूपीए 2 के कार्यकाल में रखी गई और 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के तहत इसमें बहुत तेजी लाई गई। असली बदलाव ये था कि सरकार ने इसे सिर्फ एक सुरक्षा की समस्या मानना बंद कर दिया। तो क्या था इस नई रणनीति में? इसेंशियली खेल तब बदला जब सरकार ने ये समझा कि आप किसी विद्रोह को सिर्फ मार कर खत्म नहीं कर सकते, आपको उसे रिप्लेस करना होता है। सही बात है। तो नई रणनीति सिर्फ लड़ने के बारे में नहीं थी, ये बनाने के बारे में थी। सड़कें बनाना, स्कूल बनाना और सबसे जरूरी उन इलाकों में भरोसा बनाना जहां एक खालीपन था। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। वो 5 मुख्य बातें क्या थी जिनका जिक्र लेख में है? पहला था सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण, यानी बेहतर हथियार, बेहतर ट्रेनिंग और ड्रोन हेलीकॉप्टर जैसी टेक्नोलॉजी। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, प्रशासनिक खालीपन को भरना। मतलब? यानी उन इलाकों में बैंक, राशन की दुकानें, सरकारी दफ्तर खोलना जहां पहले सरकार की कोई मौजूदगी ही नहीं थी। ताकि लोगों को अपनी हर जरूरत के लिए माओवादियों के पास न जाना पड़े। एग्जैक्टली। तीसरा था कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार, ताकि विकास का फायदा सीधे लोगों तक पहुंचे। चौथा, बुनियादी ढांचे का विकास, जैसे सड़कें और मोबाइल टावर्स, ताकि ये इलाके बाकी देश से कट कर ना रहें। और पांचवा, माओवादी फंडिंग के स्रोतों को बंद करना और उनके टॉप नेताओं को निशाना बनाना, ताकि संगठन की कमर टूट जाए। ये एक 360 डिग्री अप्रोच था। तो नतीजा आज साफ दिख रहा है। हालात निश्चित रूप से बदले हैं। लेकिन क्या ये लड़ाई अब खत्म हो गई है? खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब पासा पलट चुका है। खासकर छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे कुछ इलाकों में अभी भी चुनौती बाकी है, पर अब सुरक्षा बल ऑफेंसिव पर है और माओवादी डिफेंसिव पर। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो आज की इस चर्चा में हमने माओवाद की पूरी यात्रा को देखा, कैसे एक बिखरावा आंदोलन देश की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बना। कैसे शुरुआती दौर में सरकार की कंफ्यूज्ड नीतियों ने इसे बढ़ने का मौका दिया और कैसे फिर एक सोची समझी बहुआयामी रणनीति ने अब हालात को काबू में कर लिया है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इस चर्चा में बहुत कुछ है। ये विषय इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस और पॉलिसी मेकिंग की विफलताओं जैसे कई टॉपिक्स को एक साथ जोड़ता है। जी बिल्कुल। एक सफल काउंटर इंसर्जेंसी रणनीति के क्या तत्व होते हैं, ये उसका एक बेहतरीन केस स्टडी है। और ये चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करती है। आज सुरक्षा के नेतृत्व वाली रणनीति रेड कॉरिडोर को मिटाने में सफल हो रही है, लेकिन इन इलाकों में दिल और दिमाग की लड़ाई को पूरी तरह जीतने के लिए और क्या जरूरी है? और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की है, ताकि इन इलाकों के लोग ये महसूस करें कि सिस्टम में उनकी भी आवाज है और उनकी भी हिस्सेदारी है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये चर्चा अपनी यूपीएससी तैयारी या सामान्य जानकारी के लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहन चर्चा के साथ।